और सुन, सब ठीक। कोरियन आर्मी में जे यून बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि अब उसका डिस्चार्ज का टाइम आ गया है। जैसे ही वो बेस से बाहर निकलता है वो अपनी गर्लफ्रेंड यंगजू से फिर से मिलता है, लेकिन ये खुशनुमा पल तब टूट जाता है जब वो अचानक उठता है और समझ जाता है कि ये सब बस एक सपना था। बाद में अपनी निगरानी ड्यूटी के दौरान जेयून यंगजू को कॉल करता है जो हैंगओवर में होती है। वो कहती है कि सुबह बात करेंगे। जेयून दोबारा कॉल करना चाहता है लेकिन उसका सीनियर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और पूरी टीम को डांटता है क्योंकि इन्हो ड्यूटी के दौरान सो गया था। अगले दिन जेयून फिर से यंगजू को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो काम पर होती है इसलिए कॉल नहीं उठाती। फिर जेयून और इन्हो को इमरजेंसी ट्रेनिंग में हिस्सा लेना पड़ता है। बाकी टीम काम बढ़िया करती है लेकिन ये दोनों गड़बड़ कर बैठते हैं और एक नकली गन लेकर सीढ़ियों से गिर जाते हैं, और अगर ये रियल सिचुएशन होती तो इसका मतलब सीधी मौत होता। कमांडर गुस्से में आकर पूरी टीम को सजा देता है और उन्हें बेस के 77 मंजिलों की सीढ़ियां चढ़ने का आदेश देता है। ऊपर से वो सबका फोन भी ले लेता है। जब जेयून अपना फोन देता है उसी वक्त यंगजू का मैसेज आता है जिसमें वो माफी मांगती है कि पहले बात नहीं कर पाई। बाद में जब जेयून और उसका एक साथी बेस वाले होटल में सप्लाई डिलीवर करने जाते हैं तो जेयून खिड़की से बाहर देखता है और सड़क पर लोगों को तड़पते हुए देखता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और किचन की ओर बढ़ जाता है। जब उसका साथी ध्यान नहीं दे रहा होता जेयोन शेफ युंग का फोन चुपचाप ले लेता है और यंगजू को कॉल करता है, लेकिन यंगजू अभी भी काम पर होती है तो उसे कॉल जल्दी काटनी पड़ती है। जब उसे थोड़ा समय मिलता है तो वो कॉल बैक करती है लेकिन तब तक जेयून फोन वापस कर चुका होता है। रात में इन्हो कमांडर से कहता है कि उसका बेटा बीमार है और वो अपना फोन लेना चाहता है, लेकिन असल में वो जेयून का फोन लेता है। छुपकर वो एक अलमारी में जाकर यंगजू को कॉल करता है और टूट जाता है जब सुनता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रो रही है और कह रही है कि उसे कुछ टाइम चाहिए। उसे लगता है कि जब तक वो आर्मी में है उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अगले दिन यंगजू अपने कलीग जिनवुक के साथ लंच कर रही होती है तभी जेयुन दोबारा कॉल करता है। पहले तो वो कॉल को इग्नोर करती है लेकिन जैसे ही उसे वॉइस मेल नोटिफिकेशन आता है वो फौरन बाथरूम भागती है सुनने के लिए। रिकॉर्डिंग में जेयुन माफी मांगता है और मानता है कि उससे कहना कि इंतजार करो गलत था। वो कहता है कि शायद उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। यंगजू रोने लगती है और डिसाइड करती है कि वो बेस जाएगी। जिनवुक गाड़ी ड्राइव करने की पेशकश करता है। रास्ते में जिनवुक ये बात कबूल करता है कि वो यंगजू के लिए इंतजार करने को तैयार है, जो उसे थोड़ा अजीब महसूस कराता है। अचानक गाड़ी एक आदमी को टक्कर मारती है और उसका शरीर सीधे विंडशील्ड से टकराता है। उसका एक आंख यंगजू की गर्दन पर जा गिरता है और वो चीख पड़ती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा होता है। तो यंगजू वो आंख उठाकर एक बैग में रखती है और जिनवुक से उसे उठाने में मदद मांगती है, लेकिन जिनवुक पहले इंश्योरेंस कॉल करता है जिससे यंगजू को खुद लोगों से मदद मांगनी पड़ती है। तभी वो पॉपुलर सेलिब्रिटी एलेक्स को पहचान लेती है और अब चूंकि कैमरे ऑन होते हैं एलेक्स को मदद करनी ही पड़ती है। दोनों मिलकर उस आदमी को उसके पैरों से खींचते हैं और जमीन पर लिटा देते हैं। एलेक्स चौंक जाता है जब देखता है कि उसके जख्मों से खून नहीं निकल रहा और वो सीपीआर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से उसकी पसलियां तोड़ देता है। अब भीड़ को लगता है कि एलेक्स ने उस आदमी को मार डाला। जब बॉडी हटाई जाती है तो लोग जिनवुक को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि उसने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर ली है। उसी वक्त एक ट्रक तेज रफ्तार से सड़क पर आता है जिसमें ड्राइवर का सिर खिड़की में अटका होता है और जिनवुक टाइम रहते गाड़ी से कूद जाता है। उसी वक्त जेयुन और इन्हो को बेस के लिए पेट्रोल लाने भेजा जाता है। चूंकि मिलिट्री वाला एलिवेटर खराब होता है उन्हें होटल से होकर जाना पड़ता है, लेकिन वहां होटल की मैनेजर सूजुंग उन्हें रोक लेती है और कहती है कि होटल में घूमना ठीक नहीं है क्योंकि वो गेस्ट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जाने से पहले वो सब एक प्लेन को बिल्डिंग की तरफ आते देखते हैं और सब लोग डर से पैनिक करने लगते हैं, यहाँ तक कि छत पर मौजूद सोल्जर्स भी। लेकिन आखिरी सेकंड में प्लेन मुड़ जाता है और सीधे सड़क पर गिरता है। जेयुन और इन्हो होटल का एलिवेटर यूज करने का फैसला करते हैं और उनके साथ मैनेजर आरोन भी जाता है जो उन्हें डांटता है कि उन्होंने गेस्ट्स की वजह से सीढ़ियां क्यों नहीं ली। तभी एलिवेटर अचानक रुक जाता है और एक रेड इमरजेंसी लाइट टिमटिमाने लगती है। आरोन रेडियो से मदद मांगता है और कुछ ही देर बाद एलिवेटर फिर से चालू हो जाता है, लेकिन जब अगली मंजिल पर दरवाजे खुलते हैं तो वो तीनों हैरान रह जाते हैं।
जमीन पर लाशें पड़ी होती हैं और एक आदमी बुरी तरह घायल होता है। कुछ लोग डर के मारे कॉरिडोर में दौड़ने लगते हैं। तभी एक खून से सना हुआ हाथ एलिवेटर का दरवाजा बंद होने से रोक देता है। उसका चेहरा बिल्कुल डरावना लगता है और जैसे ही वो गिरता है उसका शरीर दरवाजे में अटक जाता है। आरोन तुरंत मदद के लिए कॉल करता है और अपने कोट से उसे ढक देता है। फिर वो तीनों एलिवेटर से बाहर आते हैं और सामने का मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। हर जगह खून और शरीर के अंग बिखरे होते हैं, बदबू फैली होती है और लोग एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। वो कुछ आंतों का पीछा करते हुए जाते हैं और वहां एक आदमी को जमीन पर रेंगते हुए पाते हैं, लेकिन उसका सिर्फ आधा शरीर बचा होता है। तभी उन्हें समझ आता है कि अब असली ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स शुरू हो चुका है। जब आरोन भागने की कोशिश करता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। इन्हों उसे बचाने के लिए बोतल से ज़ॉम्बी पर वार करता है। फिर वो एक मेज धकेल कर ज़ॉम्बी को काउंटर से चिपका देते हैं। जेयुन यंगजू का दिया हुआ लाइटर, थोड़ा अल्कोहल और टेबल क्लॉथ इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी को आग लगा देता है और वे मिलकर उसे मार देते हैं। अब डर और अफरा तफरी पूरे शहर में फैल चुकी होती है। प्लेन क्रैश के बाद हर मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट आता है और सरकार हर तरफ रेस्क्यू टीम्स भेजना शुरू कर देती है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। बेस में अलार्म बजता है और सोल्जर्स को अब असली हथियारों से लैस होकर तैयार होना पड़ता है। आरोन कुछ कॉल्स करता है और पता चलता है कि पूरा बिल्डिंग अब ज़ॉम्बीज से भर चुका है, तो वो सिक्योरिटी टीम को ढूंढने निकलता है। जेयुन और इनहो बेस की ओर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे कॉरिडोर में भागने लगते हैं। दोनों किसी तरह इमरजेंसी स्टेयर्स ढूंढ लेते हैं और ज़ॉम्बीज के मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो खिड़कियों से शहर में फैले तबाही को देखकर डर जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सीढ़ियां ब्लॉक हो चुकी होती हैं, तो उन्हें पब्लिक स्टेयर्स का रास्ता लेना पड़ता है। फिर उन्हें स्टाफ रूम दिखता है और वो वहां घुसते हैं, लेकिन तभी मैनेजर सुजुंग उन पर झाड़ू से हमला कर देती है क्योंकि वो सोचती है कि वे ज़ॉम्बी हैं। उन्हें शांत करने के बाद वो फोन चेक करते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता। फिर वे एक ट्रॉली में ढेर सारी सैनिटाइजर बॉटल्स और एक स्क्रैपर भर लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सीढ़ियों की ओर जाते हुए उन्हें एक ज़ॉम्बी काउंटर के पीछे दिखता है जो अचानक उन पर कूद जाता है। जेयुन तुरंत अल्कोहल जेल और लाइटर से उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जलता हुआ ज़ॉम्बी अब भी उन पर हमला करता रहता है। तभी इन्हो स्क्रैपर से उसकी खोपड़ी काट देता है और आखिरकार उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। उधर जिनवुक गलती से पीछे रह जाता है और ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। एलेक्स उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन खुद भी ज़ॉम्बीज के पीछे पड़ जाता है, जिससे यंगजू अकेली रह जाती है। एक ज़ॉम्बी उसके पीछे दौड़ता है तो वो तेजी से भागती है और एक ब्यूटी सैलून में छुप जाती है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करती है, कहती है कि घर के अंदर ही रहना और ये भी कि वो अब भी बेस तक पहुंचने वाली है। उधर जिनवुक चोरी छिपे एक गोल्फ की दुकान में घुसकर कपड़े बदलने लगता है। वहीं कपड़ों के ढेर में छुपा एक आदमी उसके रोलेक्स पर नजर डालता है और जैसे ही मौका मिलता है उसके सिर पर वार कर देता है। तभी यंगजू और सैलून की ओनर वहां आ जाती हैं और उस आदमी को डरा देती हैं। फिर जिनवुक डिसाइड करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा और यंगजू भी तय करती है कि पहले उसके साथ जाएगी, फिर बेस की ओर बढ़ेगी। दूसरी तरफ होटल में जेयुन, इनहो और युंग एक साथ मूव कर रहे होते हैं। तभी युंग एक दरवाजा पकड़े होता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर न घुस पाएं। वो दौड़कर उसकी मदद करते हैं और देखते हैं कि कांच अब टूटने वाला है। जेयुन पूरे ट्रॉली में आग लगा देता है और अपने साथियों से कहता है कि उसे धक्का दें। कांच आखिरकार टूट जाता है और जेयुन ट्रॉली को धक्का देता है, जिससे आग ज़ॉम्बीज को घेर लेती है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अफसोस, आग से स्प्रिंकलर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरा ग्रुप भागने लगता है क्योंकि और ज़ॉम्बीज आते जा रहे होते हैं। वे लोग किसी तरह सीढ़ियों के दरवाजे के पीछे जाकर छुपते हैं और तभी युंग बेहोश हो जाता है। जेयुन को अब उसकी मदद करनी पड़ती है ताकि वो चल सके। उधर यंगजू और जिनवुक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां एक डरी हुई भीड़ मदद का इंतजार कर रही होती है और जरूरी सामान बेच रही होती है। वहां उन्हें एलेक्स मिलता है जो बताता है कि ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। लोग कई तरह की अजीब और गरीब थ्योरीज दे रहे हैं, लेकिन किसी को असली वजह नहीं पता। एलेक्स ये भी बताता है कि लोग अब झगड़ने लगे हैं। जब किसी का फोन बजता है तो वो सजेस्ट करता है कि सब अपने फोन बंद कर दें। यंगजू जेयुन को एक आखिरी मैसेज भेजती है और फिर फोन बंद कर देती है। तभी एक हथियार बंद ग्रुप, जिन्हें हंटर्स कहा जाता है, भीड़ को धक्का देकर थाने में घुसते हैं। वे पुलिस जैसे ज़ॉम्बीज को डराने के लिए फायरिंग करते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं, जिससे लोग डर के मारे
सारे भागने लगते हैं। जब हंटर्स ज़ॉम्बीज को गोली मार रहे होते हैं, यंग जू और लड़के भी भागकर एक खाली बार में जाकर छुपते हैं। बेस पर चारों सर्वाइवर्स छत तक पहुंच जाते हैं जहां सोल्जर्स इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वे ज़ॉम्बी की कहानी पर यकीन नहीं करते और जेयून को डांटते हैं कि उसने आम लोगों को ऊपर क्यों लाया। उसी वक्त ज़ॉम्बी जो सीढ़ियों से आते दिखते हैं तो सोल्जर्स दरवाजा बंद करने दौड़ते हैं। तभी युंग फिर से बेहोश हो जाता है और सब देखते हैं कि वो अब सांस नहीं ले रहा। जब वो दोबारा उठता है तो अब वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है क्योंकि उसकी टांग पर काटने का निशान होता है। युंग सू झुंग पर हमला करता है लेकिन वो स्क्रैपर से उसे रोक लेती है। एक सोल्जर उसे बंदूक से मारता है लेकिन युंग जल्दी ही फिर से उठ खड़ा होता है तो मजबूरी में बाकी लोग गोलियां चलाते हैं, लेकिन हथियारों में असली गोलियों की जगह डमी बुलेट्स होती हैं, इसलिए युंग बस थोड़ा खरोंच खाता है। फिर वो एक सोल्जर को हेलमेट से पकड़कर उठा लेता है और बाकी लोग इस बात पर बहस करने लगते हैं कि क्या उन्हें एक सिविलियन पर असली गोली चलानी चाहिए। हेलमेट टूट जाता है और वो सोल्जर गिर जाता है। बाकी लोग युंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन युंग उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और उठते वक्त उसका गला मुड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो एक बंदे को काट कर उसका एक बड़ा हिस्सा नोच लेता है। इन्हो अब और इंतजार नहीं करता और स्क्रैपर को युंग के सीने में घुसा देता है, फिर उसके सिर में भी वार करता है ताकि उसे पूरी तरह खत्म किया जा सके। इसके बाद टीम लीडर गुस्से में आ जाता है क्योंकि इन्होंने एक सिविलियन को मार दिया, लेकिन जेयुन अपने दोस्त का बचाव करता है और कहता है कि ज़ॉम्बी को मारना जरूरी है, सर्वाइव करना प्रोटोकॉल से भी ज्यादा जरूरी है। जिस सोल्जर को काटा गया था उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है लेकिन काफी देर तक मरोड़ने के बाद वो मर जाता है। टीम लीडर से बहस के बाद वो आखिरकार सबको अपने फोन वापस देने की इजाजत देता है ताकि वे अपने घर वालों से बात कर सकें। जेयून यंगजू के सारे मैसेजेस पढ़ता है और फौरन जवाब देता है। बाद में यंगजू को एक कैसेट टेप मिलती है जिसमें जेयून का पसंदीदा गाना होता है, जिससे उसे उनके पुराने पल याद आ जाते हैं। तभी एलेक्स बताता है कि उसके पास एक चालू फोन है और वो एक फोटो दिखाता है जिसमें इन्हो और जेयून होटल में दौड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं। असल में एलेक्स वहीं पहले गेस्ट के तौर पर रुका था। यंगजू रोती है और फिर से अपना फोन चालू करती है ताकि जेयून को कॉल कर सके, लेकिन नेटवर्क काम नहीं करता क्योंकि सब लोग कॉल कर रहे होते हैं। फिर वो डिसाइड करती है कि खुद बेस तक जाएगी और एलेक्स उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है तो जिन वूक भी उनके साथ जाता है। तीनों लोग सड़कों पर भागते हैं ज़ॉम्बीज से बचने के लिए लंबा रास्ता लेते हुए। उधर बेस में सोल्जर्स को समझ आता है कि खाना बहुत कम बचा है तो वे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू कर देते हैं। डिनर के वक्त बिजली बार बार जाती है और उन्हें पता चलता है कि फोन में भी अब सिग्नल नहीं है। तभी दरवाजे पर कुछ जोर से टकराता है और ग्रुप समझ जाता है कि वो मरा हुआ सोल्जर शायद अब ज़ॉम्बी बन गया है। टीम लीडर दरवाजा खोलता है और उसे बाहर फेंक देता है। अब सबको कंफर्म हो जाता है कि वो वाकई ज़ॉम्बी बन चुका है। उनमें से एक आदमी अपने पुराने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है और दौड़कर उसे गले लगाने जाता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने तुरंत उसके सिर में काट लिया। बाकी सब दौड़कर उन्हें अलग करते हैं। फिर गेयंग और सूजुंग उस सोल्जर की जान बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि वो मरने से बच जाए और ज़ॉम्बी न बने। टीम के बाकी लोग ज़ॉम्बी को एक कंबल से ढकते हैं और गोलियां चलाते हैं, इस बार पूरी तरह उसे सुला देने के लिए। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि यंगजू और जेयून की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। यंगजू सबसे पॉपुलर स्टूडेंट थी लेकिन वो हर लड़के को मना कर देती थी क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ जेयून पर थीं। कुछ समय बाद दोनों ने एक ही आइसक्रीम शॉप में काम करना शुरू किया। जेयून वहां यंगजू को बदतमीज कस्टमर से बचाता था। साथ में काम करने से दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया, लेकिन जब यंगजू ने आखिरकार हिम्मत करके उसे डेट पर बुलाया तो जेयून ने मना कर दिया। सीक्रेट में जेयून ने अपने एक साथी को बताया कि उसे लगता है कि वो कभी भी किसी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ नहीं रह सकता। काम के बाद जेयून ने यंगजू को बस स्टॉप पर रोते हुए देखा। यंगजू भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके जूते का फीता उलझ जाता है और वो गिर जाती है। जेयून उसकी मदद करता है और कबूल करता है कि उसे भी यंगजू पसंद है। अब वर्तमान में जिस सोल्जर को ज़ॉम्बी ने काटा था वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है और हमला करने लगता है। इन्हो उसके मुंह पर खौलता हुआ पानी फेंकता है
लेकिन इससे वो ज़ॉम्बी और ज्यादा हिंसक हो जाता है। बाकी सोल्जर्स अभी भी अपने दोस्त जैसे दिखने वाले शख्स पर गोली चलाने से हिचकिचा रहे होते हैं। तभी सूजुंग एक सोल्जर की बंदूक लेती है और खुद ही ज़ॉम्बी को मार गिराती है। सड़कों पर यंगजू और बाकी लोग सैम सू को उल्टी करते हुए देखते हैं। उसकी टांग पर ज़ॉम्बी का काटने का निशान होता है, लेकिन वो अब तक ना मरा है ना बदला है। ग्रुप सोच में पड़ जाता है कि उसे अपने साथ रखें या नहीं। तभी सैम सू का फोन बजता है और उसकी आवाज से कुछ ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ जाते हैं। ग्रुप तुरंत भागता है और एक रेस्टोरेंट में जाकर छुपता है। सैम सू को रस्सी से बांधा गया होता है और जिनवुक कहता है कि उसे मार देना चाहिए इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी बन जाए, लेकिन यंगजू मना कर देती है। तभी सैम सू फिर से उल्टी करता है और बताता है कि उसने कितना पी रखा है और यहीं से बहस शुरू हो जाती है कि अब करना क्या है। अचानक एक पुलिस वाला ज़ॉम्बी छुपकर निकल आता है और हमला करता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो सैम सू को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। यंगजू ज़ॉम्बी से बचते हुए भागती है, लेकिन पैर फिसलने से गिर जाती है और ज़ॉम्बी भी गिर पड़ता है। इस टक्कर से ऊपर रखे ढेर सारे प्लेट्स उसके सिर पर गिरते हैं और वही ज़ॉम्बी की जान ले लेते हैं। इसके बाद एलेक्स पुलिस वाले का ब्रीथ एनालाइजर उठाता है और सैम सू को टेस्ट करता है। उसका अल्कोहल लेवल अब भी बहुत हाई होता है। वो समझ जाता है कि शायद शराब की वजह से ज़ॉम्बीज दूर रहते हैं, तो ग्रुप फैसला करता है कि सुबह तक पीते रहेंगे ताकि देख सकें क्या नशा उन्हें बचा सकता है। पार्टी के दौरान यंगजू फिर से जेयून को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क अब भी डाउन होता है, तो वो एक मैसेज भेजती है। उसे याद आता है कि जब उसके पापा मरे थे तो जेयून हमेशा उसके साथ था। वो लाइटर जो जेयून के पास है असल में उसका बचपन का गिफ्ट था जो उसने अपने पापा को दिया था और मरने से पहले उसके पापा ने वही लाइटर जेयून को दिया था। अगली सुबह चारों बुरी तरह नशे में होते हैं और रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। कुछ ही दूर जाते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बीज की भीड़ दिखती है, इसलिए बाकी सब छुप जाते हैं और सैम सू आगे जाता है। ज़ॉम्बीज उस पर ध्यान नहीं देते तो वो एक कार तक पहुंच जाता है और हॉर्न बजाकर सबका ध्यान खुद पर खींचता है, जिससे बाकी लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। रास्ते में वे एक दुकान में रुकते हैं कुछ स्नैक्स उठाने के लिए और शोकेस से बाहर का सीन देखते हैं जहां बहुत हिंसा फैली होती है। उधर बेस पर लोग सोच रहे होते हैं कि एक दोस्त जल्दी ज़ॉम्बी में बदल गया और दूसरा इतना टाइम कैसे ले गया, लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज होती है। सब ऑफिस की ओर भागते हैं और देखते हैं कि टीम लीडर ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो अपने इतने आदमियों की मौत का बोझ नहीं झेल पाया। इसके बाद जेयून शहर को जलते हुए देखता है और इन्हों से कहता है कि अब उसे अपनी ड्यूटी का कोई मतलब नहीं लगता। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें बेस छोड़कर अपने चाहने वालों को ढूंढना चाहिए। वो दोनों सेकंड इन कमांड से मिलने जाते हैं, लेकिन उसे भी गन के साथ बैठे देखते हैं जैसे वो भी हार मान चुका हो, लेकिन उन्हें देखते ही वो गन रख देता है और एक्ट करता है जैसे सब ठीक है। जेयून और इनहो बताते हैं कि बेस में खाना पानी कम होता जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वे बाहर जाने की परमिशन मांग पाते ऑफिस का फोन बजता है। कॉल ऊपर से होती है जिसमें बताया जाता है कि जल्द ही हेलीकॉप्टर से सप्लाई ड्रॉप किया जाएगा, यानी अब कोई बाहर नहीं जा सकता। सोल्जर लोग हेलीकॉप्टर रिसीव करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हों नोटिस करता है कि उसके अंदर बैठे पायलट्स असल में ज़ॉम्बी हैं। वो तुरंत बाकी सबको अलर्ट करता है और फिर सभी जबरदस्त फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां बहुत चलती हैं, लेकिन आखिरकार वे इंजन उड़ा देते हैं और हेलीकॉप्टर जमीन पर क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ऊपर से एक और कॉल आती है जिसमें सीनियर्स उन्हें डांटते हैं कि उन्होंने आर्मी की प्रॉपर्टी नष्ट कर दी, इसलिए अब सप्लाई नहीं मिलेगी और बेस छोड़ने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। अब ऑर्डर को इग्नोर करने का फैसला लेते हुए टीम का नया लीडर ऐलान करता है कि चाहे जो हो वो लोग अब निकलेंगे ही। सूजुंग को उसका यूनिफॉर्म और हथियार मिलने के बाद टीम सीढ़ियां उतरना शुरू करती है और रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को टीम वर्क से मार गिराती है। जब वे लोग नीचे लॉबी तक पहुंचते हैं तो किचन सर्च करते हैं और एक ज़ॉम्बी को मारकर जितना खाना हो सकता है उठा लेते हैं। उधर यंगजू का ग्रुप बिल्डिंग तक पहुंचता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एंट्रेंस ज़ॉम्बीज से भरा है और एक एम्बुलेंस गेट ब्लॉक कर रही है। अब उन्हें बचाव के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वे लोग एलेक्स की कार ढूंढने निकलते हैं क्योंकि उसने बताया था कि उसके पास टूल्स हैं। पार्किंग एरिया बहुत बड़ा होता है तो ग्रुप दो दो लोगों में बंट जाता है ताकि सही कार ढूंढी जा सके। दुर्भाग्य से यंगजू और जिनवुक ज़ॉम्बीज की भीड़ में फंस जाते हैं और उन्हें कारों के ऊपर चढ़कर खुद को बचाना पड़ता है गोल्फ क्लब्स की मदद से। जब ज़ॉम्बीज भी चढ़ने लगते हैं तब एलेक्स और सैम सू बताते हैं कि उन्होंने स्टोर में कुछ होममेड बम बनाए थे और वो भीड़ पर फेंकना शुरू कर देते हैं। कई ज़ॉम्बी जलने लगते हैं तो यंगजू और जिनवुक उस मौके का फायदा उठाकर दोस्तों से जुड़ जाते हैं और भागते हैं।
एलेक्स आखिरी में भागता है क्योंकि वो अब भी बम फेंक रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और काट लेते हैं। यंगजू उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जिन वो कहता है कि बहुत देर हो चुकी है और उसे वैलेट रूम में खींच लेता है। सैम सू एलेक्स को बचाने के लिए वापस जाता है, लेकिन उसकी बैग में रखे बम फट जाते हैं और वो भी मारा जाता है। क्योंकि ज़ॉम्बीज अब भी सैम सू को इग्नोर कर रहे होते हैं, वो एलेक्स की चाबियां उठाता है और कार ढूंढने निकलता है। उसने कभी ड्राइविंग नहीं सीखी, तो यंग जू और जिन वूक को उसे फोन पर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, लेकिन जल्द ही सैम सू कार से कंट्रोल खो बैठता है। उसी वक्त ज़ॉम्बीज के झुंड वैलेट बूथ को घेर लेते हैं। ठीक उसी समय जे यून का फोन होटल के वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली यंग जू को कॉल करता है। दोनों एक दूसरे की आवाज सुनकर बेहद खुश होते हैं और यंग जू पूछती है कि वो कौन से फ्लोर पर है, क्योंकि वो अभी पार्किंग में है। उसे बचाने की कोशिश में जे यून झूठ बोल देता है कि वो बेस छोड़ चुका है और अब वहां नहीं है। वो यंग जू से कहता है कि वो सुसियो स्टेशन जाए, जहां मिलिट्री एक नया बेस बना रही है, और वादा करता है कि वो उसे वहां मिलेगा। कॉल बीच में ही कट जाती है क्योंकि यंग जू का फोन बंद हो जाता है। उधर बेस पर सोल्जर्स ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए लॉबी में दाखिल होते हैं और शेफ पाओलो को किचन में छुपा हुआ पाते हैं। फिर वे सब बैठकर खाना खाते हैं, जबकि पाओलो क्वाइटली नोट बना रहा होता है ताकि बाद में इनसे बिल मांगा जा सके। टीम लीडर किचन में एक ड्रिंक लेने वापस जाता है और वेंटिलेशन डक्ट में एक ज़ॉम्बी देखता है। तभी ग्रुप को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वे मुड़कर देखते हैं कि ज़ॉम्बी पीछे से आ रहा है, लेकिन चूंकि उसका आधा शरीर ही होता है, वो उसे आसानी से गिरा देते हैं। अफसोस, वो सोल्जर जो पहले ड्रिंक लेने गया था अब वापस ज़ॉम्बी बनकर आता है। उसके नाक पर एक बाइट मार्क होता है और सब समझ जाते हैं कि जितना ज्यादा दिमाग के पास बाइट हो उतनी जल्दी इंसान ज़ॉम्बी में बदलता है। यंग मैन सामने आता है और आंसू बहाते हुए अपने पुराने दोस्त को मार देता है। पार्किंग में सैम सू ड्राइविंग में थोड़ा माहिर हो जाता है और वैलेट बूथ के चारों तरफ मौजूद ज़ॉम्बीज को कुचलकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। फिर जिन वुक ड्राइविंग संभालता है और बिल्डिंग से निकलते ही तेज गाड़ी चलाता है। जो भी ज़ॉम्बी सामने आता है उसे कुचल देता है, जैसे अपने सारे इमोशंस बाहर निकाल रहा हो। जब बाकी लोग उसे शांत करते हैं तो वो बताता है कि पहले वो अपनी माँ के हॉस्पिटल में रुकेगा ताकि यंग जू को भी इलाज मिल सके। सैम सू साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे हॉस्पिटल्स से नफरत है, लेकिन असल में वो अपने ज़ॉम्बी लक्षण छुपा रहा होता है। जैसे ही गाड़ी निकलती है, सैम सू ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है, लेकिन तभी उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है और वो फ्रीज कर जाता है। सभी अब शेल्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से सफर बहुत स्लो हो जाता है। जब यंग जू और जिन वो कार में इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ गुंडे विंडो तोड़कर उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं और गाड़ी छीन लेते हैं। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो दोनों मेट्रो लेने का फैसला करते हैं, लेकिन स्टेशन भी सड़कों जितनी भरी हुई होती है। जैसे ही ट्रेन आती है, लोग पूरी तरह पागल हो जाते हैं और धक्कों में यंग जू और जिन वुक अलग हो जाते हैं। भीड़ इतनी जोर से सुरक्षा ग्लास पर धक्का देती है कि वो टूट जाता है और कुछ पैसेंजर्स नीचे पटरियों पर गिर जाते हैं, ट्रेन से कुचले जाते हैं। ज्यादातर लोग किसी तरह अंदर घुस जाते हैं, जिनमें यंग जू भी होती है। वो अपना सीट एक मासूम बच्चे को दे देती है और उसकी दादी को सांत्वना देती है जब ट्रेन चलती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ट्रेन के एक डिब्बे में अब एक कत्ल शुरू हो चुका है, यानी जो लोग अंदर हैं वो शायद अब बच नहीं पाएंगे। और फिर उसे जिन वो की घड़ी खून से सनी हुई ट्रैक पर पड़ी मिलती है। तभी दादी अपना चाकू निकालती है और पटरियों पर कूद जाती है अपने पोते को ढूंढने के लिए। यंग जू भी उसके पीछे कूद जाती है और तभी एक और ट्रेन स्टेशन में घुसती है। वो दादी को पटरियों से खींचकर बाहर निकाल लेती है, लेकिन तब तक दादी को काटा जा चुका होता है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, दादी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और हमला करने लगती है। यंग जू के पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो उसका सिर ट्रेन से धक्का देकर कुचल देती है। इस दर्दनाक पल के बाद आंसू बहाते हुए यंग जू को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करती है। वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाती है जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं, लेकिन वो चुपचाप उन्हें चकमा देते हुए आगे बढ़ती है। माँ की आवाज के पीछे पीछे वो एक ऑफिस में पहुंचती है जहाँ वो अपना फोन चार्ज कर सकती है। वहाँ उसे एक फर्स्ट एड किट मिलती है जिससे वो अपने जख्मों का इलाज करती है। कुछ स्नैक्स मिलते हैं जो स्टाफ छोड़ गए थे और एक चेनसॉ भी मिलती है। वो अभी काम नहीं कर रही होती, लेकिन यंग जू अपने इंजीनियरिंग डिग्री के स्किल्स यूज करके उसे ठीक कर लेती है। फिर प्रोटेक्टिव गियर पहनकर वो बाहर निकलती है, लेकिन तुरंत ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। तो अब वो अपनी नई हथियार से उन्हें काटना शुरू कर देती है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा होते हैं तो वो दौड़कर एक तंग कॉरिडोर में घुस जाती है ताकि वे एक एक लाइन में आए।
अब वो एक एक करके उन्हें बेरहमी से मारती है और उसे लगता है जैसे ज़ॉम्बीज उससे बातें कर रहे हैं। आखिरकार उसे एक एग्जिट मिलती है और वो वहां से भागकर एक इमरजेंसी सीढ़ी में जाकर छुप जाती है, जहां थक कर उसकी आंख लग जाती है। उसी दौरान बिल्डिंग के किसी और ऊपरी फ्लोर पर यह खुलासा होता है कि आरोन अब भी जिंदा है, क्योंकि वो खुद को एक कमरे में छुपा कर बचा पाया था। उसने दरवाजे को फर्नीचर से ब्लॉक कर दिया था ताकि कोई अंदर न आ सके। वो न्यूज पर देखता है कि अब इवैक्यूएशन की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, तो वो बाहर निकलने का फैसला करता है। लेकिन निकलने से पहले वो अपने शरीर को सोफा कुशन से ढक लेता है ताकि ज़ॉम्बी के हमले से थोड़ा बचाव हो सके। आरोन हिम्मत जुटाने के लिए अब भी खूब शराब पीता है और धीरे धीरे कॉरिडोर से आगे बढ़ता है। फिर उसे एक बड़ा स्टेपलर मिलता है जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगता है और ज़ॉम्बीज को तेजी से मारने लगता है। चे लॉबी में यंग मैन को एहसास होता है कि अब वही सबसे सीनियर अफसर है और इसीलिए वो टीम का नया लीडर बन जाता है। फिर वो पाउलो को एक बंदूक देता है और पूरा ग्रुप वीआईपी लिफ्ट से अगले फ्लोर की ओर ऊपर जाता है। वहां पहुंचकर वो लोग हैरान रह जाते हैं जब उन्हें आरोन मिलता है। सूजुंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही सोल्जर्स उसकी टांग पर एक जख्म देखते हैं वो उसे गले लगाने से रोक देते हैं। आरोन खुद कबूल करता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा था और ग्रुप में इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि अब उसके साथ क्या किया जाए। आरोन कहता है कि उसे सब समझ में है और वो खुद ही पीछे रह जाएगा। भी ऊपर से अजीब सी आवाजें आती हैं और सब लोग देखते हैं कि लिफ्ट की कांच की छत पर खून टपक रहा है। ग्रुप जल्दी से लिफ्ट से बाहर भागता है इससे पहले कि छत टूट जाए। ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं और अब सब तेजी से दौड़ते हैं। जो भी खाली कमरा दिखता है उसमें जाकर छुपते हैं, जबकि आरोन अब भी अपने स्टेपलर से ज़ॉम्बीज से लड़ता रहता है। जब उसे लगता है कि बाकी सब उसे छोड़कर चले गए हैं तो वो दरवाजों पर जोर से दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं और वो अब खुद को बचाने के लिए तैयार होता है, लेकिन कोई उस पर हमला नहीं करता। फिर वो एक दरवाजे पर दस्तक देता है और दो सोल्जर्स को दिखाता है कि वो बिना काटे ज़ॉम्बी को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। एक और कमरे में गे यंग सूजुंग को पूछता है कि क्या सब खत्म होने के बाद वो उसके साथ डेट पर चलेगी। सूजुंग हंसते हुए हाँ कह देती है। एक दूसरी रूम में सोल्जर्स वेंटिलेशन डक्ट्स ढूंढ लेते हैं। उसी वक्त उन्हें आरोन की वीडियो कॉल आती है। वो एकदम आराम से ज़ॉम्बीज के बीच बैठा होता है और बताता है कि ये डक्ट्स उन्हें बाहर तक ले जाएंगे। जब सोल्जर्स वेंट्स के होल्स को बड़ा करने लगते हैं, आरोन आगे बढ़ता है और रास्ता दिखाने के लिए तीर के निशान बनाता है। फिर एक एक करके सोल्जर्स वेंट्स के अंदर घुसते हैं और क्रॉल करते हुए आरोन से फिर से मिल जाते हैं। गे यंग और सूजुंग साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक गे यंग पर गिरता है। सूजुंग बिना देर किए चाकू से ज़ॉम्बी का सिर चीर देती है, लेकिन तभी पीछे से ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ आ जाती है। गे यंग और सूजुंग ज्यादा से ज्यादा तेजी से रेंगते हैं। पीछे ज़ॉम्बीज भी वेंट में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तंग जगह में अटक जाते हैं। आखिरकार वो यंग मैन और क्यंग सिक से मिलते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ मोड़ों के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो एक डेड एंड में फंस चुके हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी बहुत पास आ जाते हैं, क्यंग सिक गोलियां चलाने लगता है और कई ज़ॉम्बी मार देता है। गोलियों की आवाज ग्रुप के दूसरे हिस्से को सुनाई देती है और जेयून मदद करना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोकते हैं क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा होता है। पाउलो घबरा जाता है और अकेले दौड़ने लगता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर कूद जाता है और उसकी कान को चबा जाता है। क्यंग सिक तुरंत ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन अब ग्रुप तय करता है कि पाउलो के साथ क्या किया जाए। वो लोग उसे वेंट के किनारे बैठाकर उसे शराब पिलाने की कोशिश करते हैं ताकि शायद वो न बदले, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसे वेंट से नीचे धक्का दे देते हैं। तभी एक और ज़ॉम्बी हॉर्ड आ जाती है और सब लोग लगभग बिना कोई गोलियां बचे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सौभाग्य से आरोन के पास एक आइडिया होता है। वो 2 रेडियो ट्रांसमीटर को हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑन कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज सीधा आवाज की ओर बढ़ते हैं। चूंकि आरोन अब भी शराबी होता है, ज़ॉम्बीज उसे इग्नोर करके एक गड्ढे में गिर जाते हैं। उधर यंगजू एक कोहरे से भरे कमरे में जाती है और खुशी से जे यून को देखती है, लेकिन वो अचानक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। वो यंगजू से कहता है कि सब खत्म कर दो और यंगजू मजबूरी में खुद को बचाने के लिए हथियार उठा लेती है। तभी वो चौंक कर उठती है। ये सब बस एक डरावना सपना था। फिर से होश में आते ही यंगजू बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जारी रखती है। वो स्टेशन तक वापस पहुंच जाती है और एक अजीब सी धुन सुनती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक कमरे तक पहुंचती है जहां कुछ सर्वाइवर्स छुपे होते हैं। वहां एक फेमस सिंगर भी होता है जो इस बात का इशारा करता है कि ये सब शायद एक और हेलुसिनेशन है। जैसे जैसे वो उसकी आवाज सुनती है, यंगजू अपने फोन में पुरानी फोटोज देखने लगती है। उसे याद आता है जब वो जे
यून के साथ कैंपिंग पर गई थी और कैसे उसने कहा था कि अगर वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है तो कर सकती है, क्योंकि उसकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब वो और भी ज्यादा पक्का हो जाती है कि उसे जे यून को ढूंढना है। वो कुछ जरूरी सामान उठाती है और बाहर निकल जाती है। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक स्कूटर का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो उसे सामने का गेट बंद मिलता है और पीछे से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। इसीलिए उसे फिर से अपनी चेनसॉ उठानी पड़ती है। काफी दूरी तय करने के बाद वो रेल ट्रैक पर पहुंचती है और ट्रैक के साथ साथ चलने लगती है, इस उम्मीद में कि उसे वो स्टेशन मिलेगा जिसका जिक्र जे यून ने किया था। इट्समा जैसे ही वो एक ट्रेन देखती है, अंदर बैठे ज़ॉम्बीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी अगले कोच से बाहर आता दिखता है। वो अपने दोस्तों को बुलाता है और वे मिलकर यंग जू के सिर पर कुछ फेंक कर उसे गिरा देते हैं। फिर वो लोग उसकी चेनसॉ चुरा लेते हैं और कहते हैं कि सेफ्टी के लिए उसे मारना पड़ेगा। यंग जू उन्हें धक्का देती है और दौड़ पड़ती है। पीछे पीछे वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। उसी समय आर्मी टीम एक बार फिर मिलती है और मैनहोल की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और वेंट दिखाई देता है जो एक सुरक्षित कमरे तक जाता है। वहां पहुंचकर सब लोग देखते हैं कि सूझहूंग के कंधे पर गोली छूकर निकली है और वो क्यंग सिक को डांटते हैं कि उसने बंद कमरे में क्यों फायर किया। इससे क्यंग सिक भड़क जाता है और फूट पड़ता है। कहता है कि अब ये कोई आर्मी नहीं रही, अब बस कुछ लोग हैं जो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटोकॉल अब कोई मायने नहीं रखते। जब कोई उसे घूंसा मारता है तो वो अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन जैसे ही सूझहूंग उसे चेतावनी देती है वो बंदूक नीचे कर देता है। अरोन सजेस्ट करता है कि उन्हें माल लिफ्ट यूज करनी चाहिए, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि वो खराब है। फिर वो एक दूसरी लिफ्ट को देखते हैं जो बाहर खिड़की के पास कुछ मंजिल नीचे लटक रही होती है। जे यून को उसे लेने के लिए भेजा जाता है। वो रस्सी के सहारे नीचे उतरता है, पूरा टाइम डरा हुआ, और आखिरकार सीधे लिफ्ट में गिर जाता है। नीचे का सीन देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। शहर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। वो थोड़ी देर चुपचाप रोता है, फिर लिफ्ट चालू करता है और बाकी सबको लेने ऊपर लौटता है। अब सब लोग साथ में नीचे उतरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार अब वो निकल पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से लिफ्ट एक ऐसे फ्लोर पर रुकती है जहां एक बड़ी सी खिड़की होती है और ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं। वो खिड़की पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जे यून घबरा कर लिफ्ट का पैनल पीटता है और आखिरकार लिफ्ट फिर से चलने लगती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ खिड़की तोड़कर कूद पड़ते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सब लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बीज़ लिफ्ट के नीचे लटक जाते हैं और अब रस्सी ज्यादा वजन नहीं झेल पा रही होती। काफी संघर्ष के बाद ग्रुप ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एक रस्सी पहले ही टूट चुकी होती है। किस्मत से लिफ्ट झूलते हुए एक खिड़की के अंदर जाकर अटक जाती है, जिससे सब लोग बाहर निकल जाते हैं सिवाय जे यून के। उसी वक्त दूसरी रस्सी भी टूट जाती है और लिफ्ट कई मंजिल नीचे गिर जाती है। जे यून सीधा एक टेडी बियर स्टोर में जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लिफ्ट गिरते गिरते एक कार पर जाकर रुकती है, लेकिन ग्रुप को लगता है कि जे यून मर चुका है और सब दुखी हो जाते हैं। यंग मैन अपने बाजू पर काटे जाने का निशान छुपा लेता है। इन्हो अपने दोस्त की बॉडी वापस लाना चाहता है, शायद वो अब भी जिंदा हो, लेकिन क्यंग सिक इसे रिस्की बताकर खुद ही बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचता है, एक पूरी ज़ॉम्बी हॉर्ड उसका इंतजार कर रही होती है। टॉय स्टोर में जे यून होश में आता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है जो टेडी बियर की कॉस्ट्यूम पहने होता है। बाहर दरवाजों के पीछे और भी ज़ॉम्बीज़ इंतजार कर रहे होते हैं। जे यून आसानी से उस ज़ॉम्बी को धक्का देता है और जैसे ही वो उसे गिरते हुए देखता है, एक आइडिया आता है। वो ज़ॉम्बी खिड़की से गिरता है, लेकिन कॉस्ट्यूम की वजह से बच जाता है। फिर जे यून खुद उस टेडी कॉस्ट्यूम को पहनता है और बिना समय गंवाए खिड़की से कूद जाता है। अब उसकी बारी है भागकर जिंदा बचने की। वो सड़क पर सुरक्षित लैंड करता है और जैसे ही चारों ओर नजर डालता है, उसे दिखता है कि अब कुछ पूर्व सोल्जर्स भी ज़ॉम्बी हॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। अचानक ऊपर से कुछ ज़ॉम्बी नीचे गिरने लगते हैं। जे यून ऊपर देखता है और समझ जाता है कि उसकी टीम उन्हें खिड़की से नीचे फेंक रही है। सब लोग पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं ताकि ज़ॉम्बी जज को दरवाजों के पीछे रोका जा सके। जैसे ही उन्हें जे यून दिखता है, सब एक्साइटेड हो जाते हैं और वॉकी टॉकी पर उससे प्लान शेयर करते हैं। पास में ही कुछ गद्दे पड़े होते हैं, तो जे यून
उन पर एक सेफ लैंडिंग जोन बनाता है और टीम लिफ्ट की रस्सी को जिप लाइन की तरह यूज करती है। एक एक करके सब उतरते हैं, बस यंग मैन बचता है। तभी यंग मैन अपनी बाजू की बाइट दिखाता है और कहता है कि सब लोग उसके बिना ही निकल जाएं। ये उसकी आखिरी आज्ञा है। ग्रुप कारों के बीच एक गाड़ी ढूंढता है जिसमें चाबी हो, और जैसे ही मिलती है वो सब रवाना हो जाते हैं। क्यंग सिक पीछे रह जाता है। जब यंग मैन ज़ॉम्बी बनकर बिल्डिंग से गिरता है, क्यंग सिक उसे गोली मारता है, लेकिन रोते हुए अपने उस साथी को याद करता है जिसने हमेशा उसकी मदद की। उधर यंगजू एक खाली ट्रेन कोच में छुप जाती है, लेकिन वो आदमी अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो वो कोच दर कोच दौड़ती है जब तक रास्ता ज़ॉम्बीज से ब्लॉक नहीं हो जाता। वो फटाफट लगेज रैक के अंदर छुप जाती है, और जैसे ही वो आदमी वहां पहुंचते हैं वो सीधे ज़ॉम्बीज से टकरा जाते हैं। जब ज़ॉम्बीज और वो आदमी आपस में भिड़ते हैं, यंगजू ट्रेन से बाहर निकलकर ट्रैक्स पर लौट जाती है। वहां उसकी मुलाकात ट्रेन की एक फीमेल स्टाफ से होती है जो उसे एक कॉरिडोर से ले जाती है। हर तरफ खून और कटे सिर पड़े होते हैं। वो समझाती है कि यंगजू का पीछा करने वाले लोगों ने ही ये सब किया। फिर वो यंगजू को एक ऑफिस जैसी जगह पर ले जाती है जहां वे दोनों छुप सकते हैं। यंगजू एक घड़ी की बैटरी निकालकर उसे लैंडलाइन फोन में डालती है और अपनी मां को कॉल करती है, लेकिन वे ज्यादा बात नहीं कर पाती ताकि ज़ॉम्बीज या वो आदमी उन्हें ट्रेस न कर सके। शहर में ग्रुप अब भी ऐसी सड़कें ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जो ज़ॉम्बी फ्री और बिना बंद पड़ी कारों वाली हों। तभी आरोन कहता है कि अब उसका नशा उतरने लगा है। फिर वे उसे एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं ताकि वो फिर से जमकर शराब पी सके और इम्यून बना रह सके। बाकी लोग स्नैक्स उठा रहे होते हैं, तभी जे यून एक फोन ढूंढता है और यंगजू को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होता। फिर वो उसकी मां को कॉल करता है जो बताती है कि यंगजू कहां हो सकता। उसी वक्त ग्रुप बाहर एक बच्चे जैसे ज़ॉम्बी को देखता है और इन्हों अपने बच्चों को याद करके रोने लगता है। यंगजू को ढूंढने का ठानते हुए जे यून अपने दोस्तों से कहता है कि वे लोग अब अपने घर वालों को ढूंढने निकल जाएं। ग्रुप गाड़ी लेता है और जे यून रेस्टोरेंट से एक डिलीवरी बाइक चुरा लेता है। काफी सफर के बाद जे यून स्टेशन पहुंचता है और अंदर जाता है, लेकिन गेट बंद होता है। वो एक सेकंड भी नहीं सोचता और जबरदस्ती गेट तोड़ देता है, लेकिन इस शोर से कुछ ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं जो सामान से बनी एक पर्दे के पीछे छुपे थे। जे यून उन्हें धक्का देता है और वही सामान इस्तेमाल करके पर्दा वापस बंद कर देता है। उधर ट्रेन स्टाफ की महिला यंगजू से कहती है कि वो रुके, जबकि वो बाहर रास्ता ढूंढने जा रही है। तभी यंगजू को जे यून की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रहा होता है। वो जोर से जवाब देती है कि वो वही है। जे यून आवाज के पीछे भागता है और रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी आता है उसे मारता या लात मारता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होते हैं और उसे घेर लेते हैं। यंगजू भी भाग रही होती है और उसे लगता है कि वो जे यून को एक कॉरिडोर के आखिरी छोर पर देखती है, लेकिन पास जाकर समझ आता है कि वो बस एक रैंडम ज़ॉम्बी सोल्जर है। जैसे ही वो हमला करने की तैयारी करता है, जे यून अचानक गोली चलाकर उसे मार देता है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, जे यून दौड़कर यंगजू से लिपट जाता है और उसकी गर्दन से एक आंख निकालता है जो वहीं फंसी हुई थी। वो रोते हुए उसे गले लगाता है। फिर दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इससे पहले कि कुछ और हो, आरोन और बाकी ग्रुप वहां पहुंच जाता है और चंद मिनटों में पूरी हॉर्ड को खत्म कर देता है। वो बताते हैं कि अब ग्रुप में रहना ही सबसे सेफ है और चूंकि कपल फिर मिल गया है, अब सब अपने घर वालों से मिलने एक एक करके जा सकते हैं। निकलने से पहले यंगजू उन महिला की बात करती है जिन्होंने उसकी मदद की थी, लेकिन जब ग्रुप वहां जाता है तो उन्हें कोई नहीं दिखता। अकेले में इन्हो जे यून को एक लाश दिखाता है जो उसी महिला की तरह लगती है। यहाँ तक कि उसका आईडी बैज भी वैसा ही होता है। पता चलता है कि वो महिला 10 घंटे पहले मरी थी, यानी हो सकता है कि उस जगह का कत्लेआम उन्हीं आदमियों ने नहीं बल्कि खुद यंगजू ने किया हो। लेकिन वो लोग यंगजू को सच्चाई नहीं बताते। फिर ग्रुप स्टेशन से निकल जाता है। जब वे शहर में गाड़ी चला रहे होते हैं तो हर तरफ तबाही और ज़ॉम्बी घूमते हुए दिखते हैं। यंगजू जे यून को वो कैसेट टेप देती है जो उसने बार से उठाया था। तभी स्क्रीन पर एक फ्लैश दिखाई देता है, रिवीलिंग कि यंगजू ने अब तक 9 ज़ॉम्बी मारे हैं और जे यून ने सिर्फ 9। और इसी के साथ खत्म होती है न्यूटोपिया का पहला सीजन, एक थ्रिलर और फैंटेसी से भरपूर सीरीज जो 2025 में आई। मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूंगा।